अरे जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक शक्तिशाली राजा है, उसके सर पर बेशकीमती हीरों और जवाहरात से जड़ा हुआ एक शानदार मुकुट है। हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है ये तो। सही कहा। लेकिन अचानक वो राजा अपना वो कीमती मुकुट उतारता है और उसे एक विदेशी सैन्य अधिकारी की साधारण सी सूती टोपी के साथ बदल लेता है। ओह वाओ, मतलब उसने अपना मुकुट दे दिया। हाँ, उसे लगता है कि उस साधारण सी टोपी में कोई जादुई ताकत है। सुनने में ये किसी लोककथा का मजाक लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई कहानी नहीं है। 18वीं सदी के झारखंड में ठीक ऐसा ही हुआ था। और मजे की बात यह है कि उस साधारण सी टोपी के बदले उस राजा ने अनजाने में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य बिना एक भी बूंद खून बहाए उस विदेशी ताकत को सौंप दिया। और इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अक्सर सबसे बड़े बदलाव युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि ऐसी ही मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक घटनाओं से होते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव में हमारा लक्ष्य 18वीं सदी के झारखंड के इसी जटिल इतिहास को समझना है, विशेष रूप से 1707 में उत्तर मुगल काल की शुरुआत से लेकर झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश तक। सही। और हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें घटनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमानुसार विवरण दिया गया है। हाँ, और यहाँ मैं श्रोताओं को एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसी ऐतिहासिक चर्चाओं में लोग इधर उधर की बातों में भटक जाते हैं, लेकिन आज का हमारा नियम बहुत सीधा है। बिल्कुल फोकस के साथ। कुल दस्तावेजों में सीरियल वाइज दर्ज है। कोई इधर उधर की बातें नहीं। ये बहुत जरूरी अप्रोच है। देखिए, इतिहास को अगर उसकी सही क्रोनोलॉजी मतलब कालाक्रम में ना देखा जाए, तो वो सिर्फ बिखरे हुए तथ्यों का ढेर लगने लगता है। सही बात है। तो चलिए सीधे उसी सीरियल ऑर्डर में शुरुआत करते हैं। 1707 से 1767 का समय। अंग्रेजों के आने से पहले वहां आखिर चल क्या रहा था? दस्तावेजों के अनुसार उस वक्त सत्ता के दो प्रमुख केंद्र थे, नागवंश और चेरो वंश। साथ ही रामगढ़ राज्य भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। और 1719 में एक बड़ी घटना घटी। चेरो राजा रंजीत राय ने रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर सीधा हमला कर दिया। और इस हमले का परिणाम ये हुआ कि नागवंशी राजा यदुनाथ शाह युद्ध हार गए। उनके हाथ से टोरी नाम का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र निकलकर चेरो राजा रंजीत राय के कब्जे में चला गया। और इस हार से यदुनाथ शाह इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी राजधानी ही बदल ली, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो अपनी राजधानी डोईसा से हटाकर पालकोट ले गए, जो भौगोलिक दृष्टि से थोड़ी अधिक सुरक्षित जगह थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और क्रूर मोड़ आता है। जिस चेरो राजा रंजीत राय ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, वो खुद ज्यादा दिन सत्ता का सुख नहीं भोग सका। सही कहा। दस्तावेजों में स्पष्ट है कि रंजीत राय की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्हीं के एक रिश्तेदार जय कृष्णा राय ने कर दी। अरे बाप रे, अपनों का ही खून बहा दिया। हाँ, और हत्या के बाद जय कृष्ण राय खुद गद्दी पर बैठ गया। यही उस समय की सबसे बड़ी त्रासदी थी। सत्ता का लालच इस कदर हावी था कि खून के रिश्ते कोई मायने ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ चेरो वंश तक सीमित नहीं था ना। अगर हम उसी सीरियल ऑर्डर में रामगढ़ राज्य को देखें, तो वहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। बिल्कुल। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने 1718 में अपने पड़ोसी छाई राज्य पर हमला किया। वहां राजा मगर खान का शासन था, जिसे दलेल सिंह ने हरा दिया। लेकिन वो कब्जा भी कहां टेका। 1724 में मगर खान के बेटे रणभगत खान ने पलटवार किया और दलेल सिंह से अपना राज्य वापस छीन लिया। हाँ, और इसके बाद दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बदाम से हटाकर रामगढ़ कर ली। फिर बाद में उनके उत्तराधिकारी विष्णु सिंह ने दोबारा छाई राज्य पर कब्जा किया। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो पड़ोसी अपनी जमीन की मेड़ के लिए सालों तक कोर्ट में केस लड़ते रहें, अपना सारा पैसा और ताकत एक दूसरे को बर्बाद करने में लगा दें, और उन्हें पता ही ना हो कि जो वकील उनका केस लड़ रहा है वो चुपके से पूरी जमीन अपने नाम कर रहा है। अरे वाह, ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। उन स्थानीय राजाओं का सारा ध्यान और खजाना सिर्फ अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने में खर्च हो रहा था। इस आपस की लड़ाई ने वहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्यपन पैदा कर दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं, शून्य कभी खाली नहीं रहता। उसे भरने के लिए बाहरी ताकतें आ ही जाती हैं, और यहाँ वो ताकत बनकर आए मराठा। सही कहा। दस्तावेज अब हमें 1740 के दशक में ले जाते हैं। उस वक्त मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था। रघुजी भोंसले और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच एक समझौता हुआ।
और उस समझौते के तहत बिहार और उसमें आने वाला झारखंड का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर रघुजी भोंसले के अधिकार क्षेत्र में आ गया। बिल्कुल। मराठाओं की इस दस्तक ने स्थानीय राजनीति में और घबराहट पैदा कर दी और इसी उथल-पुथल के बीच एक नया राज्य उभरता है, सेराइकेला। हाँ, पोराहाट के सिंहवंश के शासक जगन्नाथ सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन देखिए, दस्तावेजों में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दर्ज है, वो कोई युद्ध नहीं था, वो एक कागजी समझौता था। आप 12 अगस्त 1765 की बात कर रहे हैं ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि। एकदम सही। उस संधि ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। अब इस दीवानी का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब था टैक्स, यानी राजस्व वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार। और क्योंकि झारखंड उस समय बंगाल बिहार सूबे का हिस्सा माना जाता था, तो टेक्निकली अंग्रेजों को वहां से भी टैक्स लेने का कानूनी हक मिल गया। हाँ, पेपर पर तो मिल गया। यही तो मेरा सवाल है। कागज पर दस्तखत हो जाने का मतलब ये तो नहीं था कि झारखंड के घने जंगलों में बैठे राजा रातों रात अंग्रेजों को टैक्स देने लगेंगे। सही बात है। कानूनी अधिकार और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अंग्रेजों ने इस अधिकार को जमीनी कब्जे में बदला कैसे? सीरियल वाइज अगर देखें तो उन्होंने अपनी शुरुआत कहां से की? इसका जवाब भूगोल मतलब ज्योग्राफी में छुपा है। अंग्रेज उस वक्त बंगाल में बहुत मजबूत थे। उनका एक बड़ा बेस मिदनापुर में था। अब मिदनापुर से सबसे नजदीक जो क्षेत्र पड़ता था वो था सिंहभूम का धालभूम राज्य। अच्छा, तो अंग्रेजों को एक दरवाजा चाहिए था और ढालभूम वो दरवाजा बन गया। बिल्कुल। तो 1767 में ढालभूम से उनका फिजिकल प्रवेश होता है। अंग्रेजों ने अपने अफसर फर्गसन को ढालभूम की राजधानी नरसिंहगढ़ पर कब्जा करने भेजा। और यहाँ जो घटना घटी है वो सच में किसी फिल्म के सीन जैसी है। दस्तावेजों के अनुसार ढालभूम के राजा ने जब देखा कि फर्गसन तोपों के साथ आ रहा है और हार तय है, तो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। हाँ, उसने एक बहुत ही हताशा भरा कदम उठाया। उसने भागने से पहले अपने ही महल में आग लगा दी। बाप रे, जिसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी में स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक कहते हैं। मतलब मैं भले ही हार रहा हूं, पर मैं तुम्हें इस महल का सुख नहीं भोगने दूंगा। सही कहा। ये एक राजा की बेबसी का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन देखिए, अंग्रेजों को इस जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्गसन ने उस जलते हुए महल की राख पर ही अपना कब्जा जमा लिया और राजा को पकड़ लिया। और इसके बाद अंग्रेजों ने वही किया जो उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने खुद राज करने के बजाय जगन्नाथ धाल को राजा घोषित कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, कि वो कंपनी को 5500 रुपए का सालाना टैक्स देगा। यानी चेहरा लोकल रहेगा, लेकिन खजाने की चाबी अंग्रेजों के पास होगी। ये उनकी पहली जमीनी जीत थी। अब सीरियल वाइज आगे बढ़ते हैं। धलभूम के बाद उनके पड़ोसी राज्यों पुराहाट और कोल्हान का क्या हुआ? धलभूम के जलते महल की खबर ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी थी। पुराहत के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ इतने घबरा गए कि उन्होंने उसी साल 1767 में ही खुद फर्गुसन के पास सरेंडर करने का प्रस्ताव भेज दिया। एक सेकंड, एक राजा बिना लड़े खुद अपनी आजादी सरेंडर कर रहा था? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि फर्गुसन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वेट, रियली? कोई एम्पायर खुद चलकर आई सत्ता को क्यों ठुकराएगा? ये तो अजीब बात है। क्योंकि अंग्रेज बहुत ठंडे दिमाग से काम करते थे। उन्हें पता था कि अभी धलभूम को स्टेबल करना जरूरी है। वो एक ही बार में ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं निगलना चाहते थे। उन्होंने इंतजार किया। बहुत चालाक थे। बिल्कुल। फिर 1773 में पुराहत के साथ सुरक्षा संधि हुई और आखिरकार 1818 में जाकर उसे फॉर्मली ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया। और 1818 की इस घटना में एक बहुत ही रोचक कूटनीतिक सौदा दर्ज है। पुराहत के राजा घनश्याम सिंह ने एक शर्त रखी थी। उनकी कुल देवी पावरी देवी की एक मूर्ति थी जो चोरी हो गई थी, और उसे सरायकेला के राजा ने खरीद लिया था। हाँ, और राजा की शर्त थी कि अंग्रेज वो मूर्ति उन्हें वापस दिलवाएं। इस घटना को हमें सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये ब्रिटिश डिप्लोमेसी का एक मास्टर क्लास था। कैसे? देखिए, अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा पर दबाव डाला और वो मूर्ति वापस करवा दी। आप सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए, बिना पैसा खर्च किए, उन्होंने पुराहत के राजा की हमेशा के लिए वफादारी खरीद ली। राजा की नजरों में वो तारणहार बन गए। क्या कूटनीति थी!
पर ये कूटनीति कोल्हान में काम नहीं आई है ना। दस्तावेज बताते हैं कि कोल्हान, जिसे होदे शाम भी कहते थे, वहां अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े। एकदम सही। हो जनजाति का इतिहास और उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो किसी राजा के अधीन रहने के आदी नहीं थे। अपनी आजादी के लिए वो किसी से भी भिड़ सकते थे। तभी तो अंग्रेजों को भारी सेना लगानी पड़ी। 1819 में अफसर रावसेज एक बड़ी सेना लेकर गया। रोरो नदी के तट पर हो लड़ाकों और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें उत्तरी कोल्हान ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, पर पूरा कोल्हान अभी बचा था। आखिरकार 1821 में कर्नल रिचर्ड्स के मिलिट्री अभियान के बाद पूरा कोल्हान उनके कब्जे में आया। लेकिन कब्जे के बाद जो शर्तें थोपी गईं वो बहुत ही ध्यान देने लायक हैं। अंग्रेजों ने शर्त रखी कि हर हल पर 50 पैसे का टैक्स लगेगा। शिक्षा हिंदी या उड़िया में दी जाएगी, और सबसे बड़ी शर्त, कोई भी मांग करनी हो तो सीधे कंपनी से फरियाद करनी होगी। हथियार था। वो कैसे? जब आप हल यानी खेती के उपकरण पर टैक्स लगाते हैं तो आप दरअसल एक घुमंतू या शिकार पर निर्भर जनजाति को एक जगह रुककर खेती करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। ओह, मतलब जो एक जगह रुकेगा उसे ट्रैक करना और उससे टैक्स वसूलना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। घुमंतू लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर किसान को कंट्रोल करना आसान। ये उनकी बहुत गहरी सोच थी। और वो जो तीसरा नियम था, सीधे कंपनी से फरियाद करने का, देखने में तो ये बहुत डेमोक्रेटिक लगता है, जैसे कोई पब्लिक हेल्प डेस्क हो। अरे नहीं, वो कोई हेल्प डेस्क नहीं था। ये स्थानीय समाज को तोड़ने की साजिश थी। सदियों से लोग अपने सरदारों के पास न्याय के लिए जाते थे। अंग्रेजों ने कहा, अब सरदार के पास मत जाओ, सीधे हमारे पास आओ। इससे उन्होंने सरदारों का सारा पावर खत्म कर दिया। सही पकड़ा आपने। वो लोग सीधे माई बाप बन गए जनता के। मतलब वो सिर्फ जमीन नहीं जीत रहे थे, वो समाज के काम करने का तरीका ही बदल रहे थे। बिल्कुल सही बात है। अब सीरियल वाइज आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के पश्चिमी और मध्य हिस्सों की तरफ चलते हैं। सिंहभूम, पोराहात और कोल्हान के बाद बारी आती है पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ की। यहां आकर कहानी फिर से उसी आपस की लड़ाई पर लौट आती है। हाँ, पलामू में 1770 में सतबरवा का युद्ध होता है। ये पलामू के इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय है। चेरो राजा जयकृष्ण राय की हत्या उसी के दरबार के चित्राजीत राय और जयनाथ सिंह ने मिलकर कर दी। और चित्राजीत राय ने खुद को राजा घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस जयकृष्ण राय की हत्या हुई थी, उसके पोते गोपाल राय ने सत्ता वापस पाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांग ली। यही तो सबसे बड़ी भूल थी। अंग्रेजों को तो जैसे इसी निमंत्रण का इंतजार था। अगर घर का ही सदस्य दरवाजा खोल दे तो बाहर वाले को क्या मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। 1760 में पटना से अंग्रेज अफसर कैमैक सेना लेकर पलामू पहुंच गया। उसने चित्राजीत राय को हरा दिया और उसी गोपाल राय को गद्दी पर बिठा दिया जिसने उन्हें बुलाया था। लेकिन अब गोपाल राय आजाद राजा कहाँ था? वो तो अंग्रेजों का मोहरा बन गया था, जिसके लिए 5,000 रुपए का सालाना टैक्स तय कर दिया गया। और जब कैमैक पलामू में रुका हुआ था, तभी वो घटना घटी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। टोपी की अदला बदली वाली घटना। हाँ, छोटा नागपुर का नागवंशी शासक दर्पणनाथ शाह खुद चल का कैमैक के पास पलामू गया। उन्होंने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने की पेशकश की। और वहीं पर दर्पणनाथ शाह ने अपनी कीमती हीरे जड़े टोपी कैमैक की साधारण टोपी से बदल ली। मतलब एक ताकतवर एम्पायर से दोस्ती करने का ये कैसा तरीका था? देखिए, दर्पणनाथ शाह अंग्रेजों की जीत से डरा हुआ था। उसने सोचा इससे दोस्ती हो जाएगी, पर कैमैक के लिए ये दोस्ती नहीं थी, ये बिना लड़े घुटने टेक देना था। उसने चुपचाप टोपी बदली और नागवंशी क्षेत्र को ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया। एक साधारण सूती टोपी के बदले पूरा साम्राज्य दे दिया। कमाल है। पलामू और छोटा नागपुर के बाद कैमक का आखिरी बड़ा लक्ष्य था रामगढ़। हाँ, और रामगढ़ का ये घटनाक्रम 1772 से 74 के बीच का है। वहां राजा मुकुंद सिंह का शासन था। कैमक ने यहाँ सीधे हमला नहीं किया, बल्कि फिर से कूटनीति खेली। उसने देखा कि मुकुंद सिंह का अपने ही रिश्तेदार तेज सिंह के साथ झगड़ा चल रहा है, और कैमक ने वही किया जो एक चालाक वकील करता है। उसने तेज सिंह को गद्दी का लालच देकर भड़का दिया। एकदम किंग मेकर की भूमिका में आ गया वो। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इसका इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? 1772 में मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच युद्ध शुरू हो गया। और कैमक ने अपनी सेना तेज सिंह के सपोर्ट में उतार दी। अंग्रेजों की तोपों के सामने मुकुंद सिंह टिक नहीं पाया। आखिरकार 1774 में अंग्रेजों ने तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया। लेकिन कीमत तो चुकानी ही थी। तेज सिंह को 30,000 रुपए का सालाना टैक्स देना पड़ा। 30,000?
उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी थी और साथ ही उसने अपनी राजधानी रामगढ़ से हटाकर इच्छा कर ली। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ। 18वीं सदी के शुरुआत में जो नागवंश, चेरो वंश और रामगढ़ राज्य अपनी छोटी छोटी जमीनों के लिए आपस में खून बहा रहे थे, उसी का सीधा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। हाँ, पहले धालभूम में घुसे, फिर पोराहट और कोल्हान में चालाकी और ताकत दिखाई, पलामू में गोपाल राय की मदद के बहाने कब्जा किया, छोटा नागपुर में बिना लड़े टोपी बदलकर जीत गए और आखिर में रामगढ़ में आपस की लड़ाई का फायदा उठा लिया। एक एक करके सबको निपटा दिया। तो इस पूरे क्रमानुसार इतिहास को देखने के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अंग्रेजों ने झारखंड को अपनी तोपों से ज्यादा यहाँ के राजाओं की आपस की दुश्मनी और लालच का इस्तेमाल करके जीता। सही बात है। अगर हम सोचें कि अगर ये सारे स्थानीय राजवंश अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर 1767 में ही एकजुट हो गए होते, जब धालभूम पर पहला हमला हुआ था। वही तो, अगर उन्होंने एक दूसरे को खत्म करने के बजाय उस बाहरी खतरे को मिलकर रोका होता, तो क्या अंग्रेजों के लिए उन घने जंगलों और पहाड़ों को भेदना इतना आसान होता? शायद बिल्कुल नहीं। झारखंड का इतिहास आज कुछ और ही होता। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सच में चिंतन करना जरूरी है। तो इस सीरियल वाइज और ऐतिहासिक डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में।